तो कल हम लोगों ने ये जो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कर क्या रहे थे अपन कि सर वी वर डूइंग डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम अपन ने कर लिया था, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अपन ने कर लिया था, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वाला पार्ट कल देखा था। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी में इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती थी। एक तो इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू, एक तो इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू इनिशियल, शुरुआत से ही, और एक थी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तो सही था, बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ ऐसा हो गया कि अब वो इम्पॉसिबल हो गया। तो सर ये दो चीजें देखी थी। उसके बाद में कारण क्या क्या होते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी बनने की? सर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, अल्टीमेट पर्पस था वो फेल हो गया, ठीक है, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, तो डेथ या फिर पर्सनल इनकैपेसिटी हो गई। नेक्स्ट, लॉ कानून चेंज हो गया इस दौरान। और पांचवा है आउटब्रेक ऑफ वॉर, यानी कि अपन ने पढ़ा था ना, दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाता है तो, और यदि वॉर डिक्लेयर कर दिया गया है तो सर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टेम्परेली सस्पेंडेड या परमानेंटली टर्मिनेटेड भी हो जाता है। तो सर वो ये पांच चीजें अपन ने पढ़ी थी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण। एक्सेप्शंस क्या है जहां पर आप सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के काम नहीं ले सकते बहाने को? डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस है, परफॉर्म कर सकते हो लेकिन डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस हो गई, सर यू कैन नॉट से दैट डिफिकल्टी इसलिए मैं नहीं करूंगा, नहीं। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप हो गई, आपने सप्लाई करने का 55 रुपीज में बोला था, वही चीज उस समय मार्केट में 70 रुपए की कॉस्ट प्राइस हो गई। तो आप मना नहीं कर सकते कि कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए या कमर्शियल हार्डशिप हो गई इसलिए मैं नहीं करूंगा, नहीं, आपको घाटा खाके भी करना पड़ेगा। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, गूगली पॉइंट बताया था कल क्या, कि सर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स बाय डिफॉल्ट cannot be used as an excuse towards non-performance of the contract, citing the reason of supervening impossibility, but can be used if a provision has been made, if a provision has been made in the contract act, in the contract made between the two parties, की यदि मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक या कहीं पर भी स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है उस कारण मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर यू विल एक्सक्यूज मी, वो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो गूगली पॉइंट है, ध्यान रखना, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी के कारण आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। एंड डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी कैनॉट बी यूज्ड एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस टॉपिक को खत्म करते हैं अब, थोड़ी और बातें पढ़ के। केस और इफेक्ट्स पढ़ना चालू कर भाई करण फारिया। where both the promisor and promisee know about the initial impossibility. तो Effect such agreement is void ab initio. सर कोई एग्रीमेंट बन रहा है बिटवीन मिस्टर एक्स एंड बिटवीन मिस्टर वाई, देर इज सम एग्रीमेंट गोइंग ऑन, ठीक है। नाउ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में जो एग्रीमेंट बन रहा है उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में मिस्टर एक्स को और मिस्टर वाई को दोनों को पता है कि ये काम नहीं हो सकता। तो फिर भी उसके बावजूद वैसा एग्रीमेंट बना रहे हो, है तो ये वॉइड एग्रीमेंट ही, क्योंकि काम कभी जो एग्रीमेंट में लिखा गया है वो काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। सो वेयर बोथ द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी नो अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सच एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। ये शुरुआत से, ये तो अपन ने पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो है, सर इम्पॉसिबल है। अपन ने तो कल यहां तक पढ़ा था कि जो भी काम का एग्रीमेंट बना रहे हैं यदि वो इम्पॉसिबल है और पार्टीज को उसके बारे में पता है चाहे नहीं पता है, वो एग्रीमेंट कैसा होएगा सर? वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट ही होगा। ये बात अपन सब जानते हैं। सेकंड चीज जो अपन पढ़ रहे हैं कि सर एग्रीमेंट को करना इम्पॉसिबल है, तो एग्रीमेंट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है और इस बारे में दोनों पार्टीज जानती है, तो भी वो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट है। कोई नई बात तो पढ़ी नहीं अपन ने, वही पढ़ी है, ठीक है। सच एग्रीमेंट इज void ab initio. X undertakes to put life into the dead wife of Y. This agreement is void.
अब क्या हो रहा है, वेयर बोथ द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी डू नॉट नो अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। सर न मिस्टर एक्स को पता है, न मिस्टर वाई को पता है कि ये काम करना इम्पॉसिबल होगा, कि सर शिप जो है वो ऑलरेडी 6 बजे डूब चुका है, इनको पता ही नहीं, और 8 बजे उसके माल का एग्रीमेंट बना रहे हैं, दोनों को ही पता नहीं है। सर है तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट, ये शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, क्योंकि जिस समय बनाया था उसको करना इम्पॉसिबल था, शिप तो ऑलरेडी डूब चुका था। लेकिन सर लॉजिक क्या साइड करेंगे अपन, कि सर सच एग्रीमेंट, जब दोनों ही पार्टीज को पता नहीं था कि वो एक इम्पॉसिबल काम के लिए एग्रीमेंट बना रही है, सच एग्रीमेंट इज वॉइड, है तो रिजल्ट यहां पर भी वही, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो वॉइड एग्रीमेंट है, सच एग्रीमेंट इज वॉइड। रीजन क्या साइड करेंगे, ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बाइलेटरल मिस्टेक हो रही है यहां पर, दोनों पार्टीज मिस्टेक पे है, बाइलेटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज मिस्टेक में है, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक वाला टॉपिक याद करो, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या ये तो मैंने आपको शिप वाला एग्जांपल बताया, ऐसा बायलैटरल मिस्टेक अलग अलग मिस्टेक के टॉपिक्स पे से किसी पे भी हो सकता है। लेकिन सर दोनों को पता नहीं था तो दोनों ने मिस्टेक किया, लेकिन है तो क्या ये एग्रीमेंट परफॉर्म किया जा सकता है, नहीं सर, तो क्या ये वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है, एक्स एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू वाई, unknown to both the parties the horse was dead at the time of making the agreement, this agreement is void, this agreement is void। बात समझ में आ गई, दोनों को पता ही नहीं था कि वो मर चुका है। तीसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जहां काम तो एक्स और वाई ऐसे काम के लिए कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल है, ऐसे काम के लिए एग्रीमेंट बना रहे हैं, where the promiser alone know about the initial impossibility, where the promiser alone know about the initial impossibility। केवल एक बंदे को ध्यान है, जिस काम के लिए मैं वादा कर रहा हूं वो करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी वो वाई के साथ में ऐसा एग्रीमेंट बनाता है, वाई को बेचारे को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो सर होगा तो वही कि वो शुरुआत से वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है, लेकिन एक बात और, क्या, कि सर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को जो भी लॉस उनको इस गलत एग्रीमेंट जानबूझ के बनाने के कारण मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के साथ में बनाया है, जो भी लॉस हो रहा है मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स कंपनसेट करेंगे, उस लॉस के लिए कंपनसेट करेंगे। यदि इन्हें शुरुआत से पता था जो एग्रीमेंट वो बना रहे हैं वो कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता, मिस्टर वाई को नहीं पता था, ठीक है, फिर भी उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट बनाया, तो सर वो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं, शुरुआत से गलत एग्रीमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो सच प्रोमिसर मस्ट कंपनसेट other party for any loss which such promisee sustains through the non performance of the promise। जो उसको हो गया, वो तो अच्छे गुड फेथ में बना रहा था। क्या ये 3 पॉइंट समझ में आ गए? यस सर। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के पॉइंट से तीनों, केस 1 2 3 शुरुआत से गलत है, नहीं कर पाएंगे, दोनों पार्टीज को पता नहीं है, दोनों में से एक पार्टीज को पता है, दोनों पार्टीज को पता है, तो सर रिजल्ट तीनों में एक, बट केवल एक में कंपनसेशन भी पे किया जाएगा इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब चौथा पॉइंट पढ़ गई करण फारिया। where an act becomes unlawful by reason of some event beyond the control of promisor। Where an act becomes unlawful by reason of some event beyond the control of the promiser। सर कोई भी काम अनलॉफुल हो जाता है सर ऐसे इवेंट के कारण विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर। सर एक बार एग्रीमेंट बनाया था, ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बनाया था मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब वो बिल्कुल सही था, तब वो बिल्कुल सही था, परफॉर्म किया जा सकता था। लेकिन किसी भी पार्टी की गलती के बिना अब उस काम को करना पॉसिबल नहीं रहा है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। समराइज किया गया है इस पूरे टेबल में, वेयर एन एक्ट बिकम्स अनलॉफुल बाय रीजन ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर, सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, contract to do such an act becomes void, यानी कि वो void contract बन जाता है when such act becomes unlawful। एग्जाम्पल देख लो ना यार, वो
ओपीएम सप्लाई करने वाला एग्जाम्पल एज इट इज यहाँ पर फिट बैठता है। बनाया था तब ओपीएम पे बैन नहीं था, सप्लाई करने का एग्रीमेंट बनाया था तब ओपीएम पे बैन नहीं था, लेकिन अब बैन हो गया है, ठीक है, सप्लाई करने से पहले। तो फिर क्या होगा, वेयर एन एक्ट बिकम्स अनलॉफुल बाय रीजन ऑफ सम इवेंट बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर, वॉइड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है भाई। चलिए पांचवा पॉइंट, वेयर द प्रोमिसर अलोन नोज अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी। ये तो पॉइंट पहले भी कवर किया हुआ है, सच प्रॉमिसर मस्ट कंपनसेट प्रॉमिसी फॉर एनी लॉस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सर ये क्या बोल रहा है, सर जहां पर वॉइड वर्ड आ रहा है तो सर दो चीजें होती है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट में वॉइड एब इनिशियो एंड सेकंड आता है डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। ये बता चुका हूं मैं पॉइंट आपको, बस रिपीटेशन आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड में वॉइड, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में सर इधर अप्लाई होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन। अप्लाई होता है या नहीं होता है? यस सर, डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टोरेशन अप्लाई होता है। तो जहां पर एक एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, या फिर कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो सर जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट डिराइव किया है वो सामने वाली पार्टी को रिस्टोर करेगा। सो वेयर एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी void और वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, any person who has received any benefit under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received, bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he has received it. You all know this, section 64 65 में से void में कौन सा लगता है सर? section 65 लगता है। ठीक है। चलिए, so what are the effects of subsequent impossibility? सर एक तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट void कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा सर जहां पर compensation for non-performance where promisor know about the impossibility at the time of making the contract। ये इसका पॉइंट नहीं है भाई, ये गलती से आ गया है, ये void एग्रीमेंट का पॉइंट है। क्या पॉइंट है? जहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय प्रोमिसर को पता है कि गलत पॉइंट के लिए बना लिया है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सो वेयर द प्रोमिसर नो अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी, सर वो void एग्रीमेंट होता है, और उसको जानते हुए बनाए तो कंपनसेशन भी देगा। और वॉइड है, डिस्कवर टू बी वॉइड है, या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है तो बेनिफिट्स टू बी रिस्टोर्ड बाय पार्टीज रिसीविंग इट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड या फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ये तीनों चीजें पढ़ ली थी अपन ने, टेबल में पूरा समराइज कर लिया है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को अलग अलग तरीके से। सर अब देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। अपन ने डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस कर लिया, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि सर डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस या तो परफॉर्म कर दो या टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दो। सेकेंड है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में एग्री करके, नोवेशन अल्ट्रेशन रेमिशन रेसिशन वेवर। नेथन रिबेरो, यस सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमिशन एंड रेसिशन इन डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट? सर रेसेशन का तो टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट बैक ऐसे वापस, रेमिशन का नहीं यार। रेमिशन एंड रेसिशन, करण फारिया बता भाई। रेमिशन में थोड़ा कम परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर सकते हो, और रिसेशन में मतलब पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकते। रिसिंड कर देना से रिसेशन आता है, रिसिंड कर देना से। तो यदि एक्स तूने अपना काम नहीं किया तो मैं भी अब अपना कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट रिसिंड कर रहा हूं मेरी तरफ से। रिसिंड करना मतलब मना ही कर देना, यस। और रिसेंड कर देना, खत्म कर देना, मेरी पार्ट से भी खत्म है भैया, जाओ। और रेमिशन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। यस सर, 5,000 रुपये नहीं दे रहा है, चल कोई बात नहीं, चल यार 4,500 रुपये दे दे, 500 रुपये मैं तेरे को डिस्काउंट देता हूँ। तो एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर परफॉर्मेंस। और वेवर क्या होता है?
कंप्लीटली अपना राइट ही वेव कर देना। अच्छा नहीं देना है 5,000 रुपए, खत्म कर यार, ले जा तू। ठीक है, आई एम वेविंग माई राइट टू रिसीव 5,000 रुपीज। मैंने तेरे से पेंटिंग बनाने की बात की थी, आई एम वेविंग माई राइट, जा चले जा, नहीं बनानी कोई पेंटिंग। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि सर टाइम खत्म हो जाने से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि सर कानून 5 अलग अलग तरीके बोलता है कि इन इन जगह पे कानून खत्म कर देगा। ठीक है, इन इन 5 अलग अलग जगहों पर कानून के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी एंड सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, नहीं पूरा किया, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आ गई? ठीक है सर। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या मतलब है कि सर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि सर ब्रीच जो हो रहा है, तोड़ दिया। तो सर एक्स ने वाई को वादा किया था कि मैं आपको 500 किलो दाल लाके दूंगा, और वाई ने एक्स को वादा किया था मैं बदले में आपको 50,000 रुपए दूंगा उस दाल के बदले में। एक्स ने दाल सप्लाई नहीं करी, तो ये क्या हो गया सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तोड़ दिया इसने। ठीक है सर, ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसने अपना पार्ट पूरा नहीं किया। तो सर अब वाई के पास में क्या रेमेडी है? वाई के पास में क्या रेमेडी है? वाई के पास में रेमेडीज आएंगी, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे अपन, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं मिस्टर वाई के पास में। ये भी खुद कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकते हैं, खत्म, मैं भी नहीं करूंगा। सेकंड, रिसेंड करने के अलावा ये क्या मांग सकते हैं कि सर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डैमेजेस क्या होते हैं कि सर तूने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, मुझे यही 500 किलो दाल मार्केट में 50,000 रुपए की बजाय मुझे मार्केट से यही दाल 55,000 रुपीज में खरीदनी पड़ी। तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, उसके कारण मेरे को 5,000 रुपए का नुकसान हो गया, 5,000 रुपए का नुकसान हुआ तेरे ब्रीच के कारण। तो डैमेजेस या लॉस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तू मेरे को देगा। ठीक है, ये सेकंड होता है। अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सर ये तो दाल की बात थी, दाल एक जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह मिल जाती है, बात सही है ना? दाल एक जगह नहीं मिलती है तो दूसरी जगह से अपन अरेंज कर लेंगे, थोड़ी महंगी होगी सस्ती होगी सेम प्राइस पे होगी, वो एक सेपरेट बात है। लेकिन सर कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पर उस चीज का कोई रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कोर्ट में जाके? नहीं, इसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट में इसके जो भी ऑब्लिगेशंस थे उनको स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। रेमेडी फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उनको स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। बात समझ में आई? तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करेगा वाई एक्स के ऊपर कि परफॉर्म कर। कैसा एग्जाम्पल? कि सर जैसे मिस्टर करण फारिया ने मिस्टर दक्ष अग्रवाल को अकबर के जमाने की एक पेंटिंग बेचने की बात करी, कितने में? 50 लाख रुपए में। ठीक है, अब निश्चित दिन पे अकबर के जमाने की पेंटिंग बेचने से इन्होंने मना कर दिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर लिया। अब दक्ष अग्रवाल कोई, ये कोई अकबर के जमाने की पेंटिंग कोई नॉर्मल, जिसको कहते हैं मार्केट में कोई सब्जी ठेले की दुकान पे कोई उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा कि ये नहीं तो ये दूसरे अकबर के जमाने की पेंटिंग ले लो, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज है। तो सर इधर दक्ष अग्रवाल इस पे कैसा केस डालेगा? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि नहीं इसको बोलो स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, नहीं तो मेरा कलेक्शन खराब हो जाएगा ये पेंटिंग नहीं मिलने से, ये जरूरी है मेरे लिए मिलना।
तो सर स्पेसिफिकली इससे परफॉर्म कराने का भी मिलेंगे आप। सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस हर सिचुएशन में नहीं डाला जा सकता, थोड़ी बहुत लिमिटेड सिचुएशंस में ही डाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 4 सर, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, खैर ये तो मैंने आपको दो चार बता दिए, चार पांच पॉइंट्स हैं। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब होता है तोड़ना। अब ब्रीच दो तरीके का होता है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर में। ब्रीच दो तरीके का होता है, एक तो होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आता है ना भाई? यस यस। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल देखो, एक्स ने वाई को बोला मैं है ना 30 तारीख को आपको 500 किलो दाल सप्लाई करूंगा और आप मुझे इतने पैसे दे देना, ठीक है। 30 तारीख आ गई, आके खत्म हो गई, 30 तारीख को इसने परफॉर्म नहीं किया, तो ये कैसा है? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सर, इसने 25 तारीख को ही मना कर दिया कि 30 तारीख को मैं जो दाल सप्लाई करने की बात है वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वाई के पास में दो ऑप्शन है, या तो आज ही इसको खत्म हुआ हुआ मान ले, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया भैया। या फिर 30 तारीख तक वेट करे कि सही में डेट आने दो परफॉर्मेंस की, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो सर वो एक्चुअल उस डेट जो परफॉर्मेंस की डेट है उसके लिए रुक रहा है, तो सर ये हो जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं है, ये 30 तक के लिए रुक रहा है, यानी ये 30 वाला हो जाएगा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, क्या ये दो बातें समझ में आ गई? ये तो पहले भी बताई हुई है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बताई हुई है या नहीं बताई हुई है? यस सर, बिल्कुल बताई हुई है। तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये दो चीजें। नेक्स्ट, तो सर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, ये एंटिसिपेटरी नहीं और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि यदि पार्टी सही में एक्चुअल ब्रीच तक का वेट कर रही है तो उसको और क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये पढ़ेंगे अपन अभी। नेक्स्ट, एंटिसिपेटरी ब्रीच में सर 25 को ही ब्रीच हुआ हुआ मान लें तो इसको बोलेंगे एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या तो इसने मिस्टर एक्स ने मना कर दिया, या फिर इसने खुद को डिसेबल्ड कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। यानी एक्स ने वाई को बोला 30 तारीख को तेरे लिए पेंटिंग बनाऊंगा, 30 तारीख को तेरे लिए पेंटिंग बनाऊंगा, उससे पहले ही इसका हाथ टूट गया तो इसने खुद को डिसेबल्ड कर लिया, 27 तारीख को हाथ टूट गया, 27 तारीख को ही खुद को डिसेबल कर लिया, और हाथ जुड़ने में भी महीना भर 2 महीना है, ठीक है। तो सर 27 तारीख को ही यदि इस पार्टी ने या तो मना कर दिया या डिसेबल कर दिया तो भी एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही इसको ट्रीट करके 27 को ही खत्म कर सकता है कि यार पता है अब हाथ तो सही होगा नहीं तो पेंटिंग क्या खाक बनाएगा। एक और एग्जांपल, कि व्हेन अ पर्सन इज डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, सर एक्स ने या मैन ने गर्ल को वादा किया था, बॉय ने गर्ल को वादा किया था अगले महीने की 20 तारीख को अपन शादी कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले 19 तारीख को ही किसी और के साथ में शादी कर ली, तो ही इज नाउ डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें थी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच मतलब तोड़ना, ठीक है। आइए करना चालू करते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ भाई। When a party to a contract refuses or fails to perform to carry out his agreed obligation under the contract, there is breach of contract by the party so failing. जब एक पार्टी रिफ्यूज करती है, मैं नहीं कर सकती, या फेल कर जाती है, जिस दिन परफॉर्मेंस देनी होती है उस दिन नहीं दे पाती है, टू कैरी आउट इज एग्रीड ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर एग्री किया था वो ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं कर पाती है, देन देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी सो फेलिंग, तब वहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है भाई। आगे चलो, करण पारी आगे पढ़ो। Breach of contract may be anticipatory breach or actual breach. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच सेक्शन 39,
ये याद रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और एक्चुअल ब्रीच तो बता ही दिया। ब्रीच दो तरीके का हो सकता है, या तो एक्चुअल ब्रीच या एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच पहले करते हैं, ज्यादा समझने का इसमें है। पढ़ भाई। Anticipatory breach of contract occurs when a party declares his intention of not performing the contract before the performance is due. बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू। 30 तारीख को दाल सप्लाई करनी थी, 25 को ही मना कर दिया, डिक्लेयर कर दिया मेरा इंटेंशन नहीं है भाई दाल सप्लाई करने का। फिर इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू, परफॉर्मेंस ड्यू हो उससे पहले ही मना कर दिया, तो सर एक्चुअल ब्रीच का तो अभी टाइम आया ही नहीं एक्चुअल परफॉर्मेंस का, तो सर एंटिसिपेटरी ब्रीच ही होगा। ठीक है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, नंबर ए पढ़ भाई, इज डन By express declaration of unwillingness to perform the contract. या तो डिक्लेयर कर दिया नहीं कर पाऊंगा सर मेरे भरोसे मत रहना, एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिया, आइदर इन वर्ड्स आइदर ओरल और रिटन, बाय एक्सप्रेस डिक्लेरेशन ऑफ अनविलिंगनेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, बोल दिया नहीं कर पाऊंगा, साफ मुंह पे बोल रहा हूँ। ठीक है। या फिर सेकंड पार्ट, By doing some act which makes the performance of the contract impossible, implied. देखो, या फिर वो मुंह से तो मना नहीं करता है, एक्सप्रेसली तो मना नहीं करता है, लेकिन कुछ ऐसा काम कर देता है विच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, हो गया है उसके उस काम करने के कारण, तो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएगा, तो सर वो एंटिसिपेटरी ब्रीच माना जा सकता है। शादी करने का वादा 20 तारीख का किया, 18 को शादी करके आ गया दूसरी लड़की से, तो सर इम्प्लाइड है कि सर अब वो हमारे से किया गया वादा नहीं निभा सकता है। ठीक है। तो कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो गई, तो हम इम्प्लाइडली मान लेंगे कि भाई वेट नहीं करना थी सर, टूट चुका है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल पढ़ भाई, करण फारिया। First, A agrees to supply certain goods to B on 1st May. Before 1st May, A informs B that he shall not supply the goods. A has committed anticipatory breach. ए हैज कमिटेड एंटिसिपेटरी ब्रीच एक्सप्रेसली, और सेकंड इम्प्लाइडली, सर वही है, शादी करने का वादा करके दूसरे से कर ली, तो कहने की भी जरूरत नहीं, इम्प्लाइड हो गया। ठीक है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, समय से पहले ही या तो उसने मना कर दिया या कुछ ऐसा काम हो गया कि वो पूरा वादा अपना कर नहीं पाएगा, तो समय से पहले ही एंटिसिपेट कर लिया ना, अब एक खत्म। इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, दो इफेक्ट्स पढ़ने हैं, आइए पहला पढ़ते हैं। In case of anticipatory breach of contract, the aggrieved party has the following remedies. First, the promisee may put an end to the contract. ठीक है। पहला इफेक्ट क्या है, सर आपने जिससे वादा किया था, ठीक है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को, वो बोलेगा चल मैं भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं, 30 तारीख को बोला था और आज 25 को ही मना कर रहा है, सर मैं 25 को ही मान लेता हूं खत्म हुआ हुआ, आई एम ऑल्सो पुटिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, आई विल नॉट वेट टिल 30th, आई एम ऑल्सो पुटिंग एन एंड ऑन 25th itself, so the promisee may put an end to the contract। आगे पढ़ भाई। The aggrieved party may treat anticipatory breach as actual breach of contract and may rescind the contract. अग्रीव पार्टी में ट्रीट एंटिसिपेटरी ब्रीच एज एक्चुअल ब्रीच, वो बोल देगा कि यार मैं आज ही मान लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ठीक है मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल ब्रीच जैसे ही मान लिया मैंने, आज ही मान लिया, एंड में रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़, वो भी रिसेंड कर देगा। अभी इस वर्ड रिसेंड को मैंने नेथन रिवेरियो से पूछा था ना, रिसेंड मीन्स छोड़ देना। ठीक है। चलिए वो भी छोड़ देगा, मैं भी अपना काम पूरा नहीं करूंगा, खत्म। दिस विल रिजल्ट इन, इससे क्या क्या बातें होंगी, पॉइंट नंबर 1 पर भाई। The promisee is excused from performing his promise. promisee is excused from performing his promise। रिसेशन का, रिसेंडिंग का पहला इफेक्ट
कि सर मैं भी अब, आपने मना कर दिया ना 25 तारीख को, मैं भी अब अपना काम पूरा नहीं करूंगा, आई एम ऑल्सो रिसेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, मुझे भी अब अपना काम पूरा करने की जरूरत नहीं है, पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट पढ़ भाई। The promisee can sue promisor for breach of contract immediately without waiting for the due date of performance. ऐसे में सर कॉन्ट्रैक्ट तो टूट चुका है, ध्यान दो इधर सभी जने, वीडियोस ऑन करो, ये जो वीडियोस बंद करके बैठ गए ना, यश, महक, रोहन, नमित, सुहान, नीव, पूंजी, मुकुंद, तुमको किसने राइट दिया वीडियो बंद करके बैठने का? हाँ भाई, किसने राइट दिया? 5 मिनट सर में मैं आज चालू करते वीडियो हैं। 5 मिनट, कितने सारे बहाने हैं। 5 मिनट में चालू करते हैं सर, हम लैपटॉप पे नहीं, हम मोबाइल से ले रहे हैं सर। ठीक है सर, नेटवर्क लूज है सर। ठीक है सर, बस 5 मिनट में खाना खा रही हूँ सर, करती हूँ सर। ठीक है। तो ये बहाने है ना, ये है ना, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, दे आर गोइंग टू प्रूव एज अ नेल इन द कॉफिन। ये बात ध्यान रखना, जिसमें लाश ले जाई जाती है ना, उसको, ताबूत को बंद करके ले जाया जाता है। और बंद किससे होता है सर? कीलों से ठोक ठोक के बंद करके फिर दफनाने के लिए जाते हैं। इट इज गोइंग, दीज एक्सक्यूजेस आर गोइंग टू प्रूव एज अ फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ योर जर्नी फॉर चार्टेड अकाउंटेंसी। ध्यान रख लेना, थोड़े से सीरियस हो। रिटर्न वर्क कितने जने का आ रहा है? बार बार वीडियोस के लिए बोलना पड़ रहा है, खारा बोलना पड़ रहा है, बोलना तो पड़ रहा है, देखो मेरा काम है बोलना। कोई तुमने फीस दे दी और मैं चुप हो जाऊंगा, ये कोई तरीका नहीं है। सीरियस हो जाओ अपने काम के लिए और अपने अपीयरेंस और अपने प्रेजेंटेशंस के लिए। ठीक है। अब काम रोज करके भेजो, तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे फादर और मदर इतनी डिफिकल्टी से घर में पैसा कमा के लाते हैं। ठीक है। तुम्हारा काम, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो, तो परिवार का चक्का ढंग से चलेगा, गाड़ी ढंग से चलेगी। आइए, पहला क्या है, प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सर एंटिसिपेटरी ब्रीच है, कोना तो 30 को था, 25 को ही उन्होंने खत्म कर दिया। तो अब मैं भी अपना काम नहीं करूंगा, मैंने मान लिया खत्म हो गया, तो मैं भी अपना काम नहीं करूंगा। प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, द प्रोमिस इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम, वो रिसेंड कर देगा, रिसेंड करने का, मैं भी काम पूरा नहीं करूंगा, मैं भी खत्म करता हूं। तो सर मुझे मेरी परफॉर्मेंस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उसने अपनी परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया। सेकेंड चीज, सर मैं, एक्स ने वाई को वादा किया ना, तो वाई अब इस बात के लिए एक्स पे केस भी ठोक सकता है कि उसने 25 तारीख को मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, यानी कि ब्रीच ही हो गया। सो द प्रोमिसी कैन स्यू द प्रोमिसर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, हाथों हाथ, विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ड्यू डेट 30 को है, बोला ना मैं 30 तक रुकूंगा नहीं, मैं 25 तारीख को, उसने मना कर दिया ना, हाथों हाथ कल की तारीख में ही, 26 को ही, इमीडिएटली 25 की शाम को ही मैं तो कोर्ट में केस लगा दूंगा, दोपहर में ही। ठीक है। तो इमीडिएटली रुकने की जरूरत नहीं है, यदि उसने मान लिया कि हाँ सही में खत्म है। तो सेकंड इफेक्ट रिसेंडिंग का, कि एक पहला इफेक्ट, खुद को भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सेकंड इफेक्ट कि सर विदाउट वेटिंग फॉर ड्यू डेट 30th, सर वो भी तोड़ सकता है, वो भी केस कर सकता है, 25 तारीख को ही केस भी करने का राइट मिल गया। पॉइंट नंबर सी, द अमाउंट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, the amount of damages shall be equal to difference between the price prevailing as on the date of refusal to perform and the contract price। वापस पढ़ो, the amount of damages shall be equal to difference between the price prevailing as on the date of refusal to perform and the contract price। देखो, इसको दोनों तरीके से समझना। एक तो होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक होता है एक्चुअल ब्रीच। सर एक्चुअल परफॉर्मेंस कब है? 30 तारीख को। मना कब कर दिया? 25 तारीख को। 25 को ही हमने भी मान लिया कि चलो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड हो गया है, खत्म हो गया है। तो सर अब 25 तारीख को जो उस चीज की मार्केट प्राइस, लॉस की गणना 25 तारीख के हिसाब से करी जाएगी, या डैमेजेस की गणना, भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो कितना डैमेज मिलेगा मेरे को, इसकी गणना किस तारीख के हिसाब से की जाएगी? 25 तारीख को उस सेम प्रोडक्ट की जो भी मार्केट प्राइस थी और उसमें से जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था,
वो लेस कर देंगे अपन, मार्केट प्राइस कितना ज्यादा दिया उतना अपने को लॉस हो रहा है, वो सारा का सारा लॉस या डैमेज जो है वो अपन मिस्टर एक्स से वसूल लेंगे, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो। डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है कि सर 25 तारीख। मान लो एक्स और वाई ने आपस में ये डिसाइड किया, तुम मेरे को 500 किलो दाल सप्लाई करना 30 तारीख को, मूंग दाल 500 किलो, और मैं तेरे को 50,000 रुपए देगा। ठीक है सर, 25 तारीख को एक्स ने मना कर दिया, मैं दाल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसने कहा ठीक है मान लिया, आज 25 तारीख को ही मान लिया। मार्केट में 25 तारीख को सेम 500 किलो दाल के लिए उसको 60,000 रुपीज देने पड़े। तो सर ब्रीच के कारण डैमेज कितना हो गया या लॉस कितना हो गया सर, 10,000 रुपए का। तो सर 25 तारीख को जो भी मार्केट प्राइस थी उसमें से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को माइनस किया तो जो भी लॉस आ रहा है वो सब लॉस मिस्टर वाई, मिस्टर उतना लॉस मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से वसूल सकते हैं। सर कितना लॉस आ रहा है, 10,000 रुपए का लॉस आ रहा है। ठीक है सर, कैलकुलेशन किस डेट के हिसाब से होगी सर, 25 तारीख को जो भी मार्केट प्राइस थी उस चीज की उस हिसाब से। नंबर टू, सर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर ये रुक रहा है कि नहीं, मैं तो 30 तारीख तक रुकूंगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच जैसे नहीं मानूंगा 25 को, मैं सही में 25 की बजाय 30 तारीख तक रुकूंगा, क्या पता ये परफॉर्म कर दे, क्या पता ये दाल मेरे को दे दे। तो सर इधर फिर कौन सी डेट काम आएगी कि सर जो 30 तारीख को एक्चुअल ब्रीच के टाइम उसको ना परफॉर्म करना था ना उसने किया 30 तारीख को मिस्टर एक्स ने, एक्चुअल 30 तारीख को जो भी मार्केट प्राइस थी उसमें से जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस किया जाएगा तो जो भी लॉस आएगा वो उतना मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से वसूल पाएंगे। तो डेट कौन सी हो गई सर, 30 तारीख को जो मार्केट प्राइस थी वो काम आएगी। मान लीजिए 30 तारीख को मार्केट प्राइस जो थी सेम दाल के लिए 55,000 रुपीज थी और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 50,000 रुपए, तो सर 5,000 रुपए का डैमेज अब फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से वसूल पाएंगे। तो ये एक्चुअल ब्रीच है या एंटीसिपेटरी ब्रीच, उस दिन की मार्केट प्राइस काम आएगी जो भी आपने लेने का नक्की किया है। क्या ये फंडा क्लियर हो गया, क्या ये फंडा क्लियर हो गया? यस सर, सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं।